नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्णिया से आई खबर से। पूर्णिया के मिलनपाड़ा में एक घर में भीषण आग लग गई। खाना बनाने के दौरान लगी आग में कई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की भी खबर है। जानकारी के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 4 घर जलकर खाक हो चुका था। हालांकि आग पर बाद में किसी तरह से काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। पूर्णिया की ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से घर जो है वो जल रहा है। 4 घर को अपनी चपेट में आग ने ले लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो पूरे डिटेल में बताइए कि कैसे एक घर में आग लगी और उस आग ने 4 घर को अपनी चपेट में ले लिया। क्या किसी हताहत की भी सूचना है? जी शिप्रा, मैं बता दूं कि ये मिलनपाड़ा में लोग खाना बना रहे थे और उसी समय ये आग लगी। गैस सिलेंडर से आग लगने की बात बताई जा रही है और इस दौरान करीब 4 घर जल गए हैं। लगभग 10 लाख से ऊपर की संपत्ति जली है। 5 सिलेंडर भी ब्लास्ट होने की बात बताई जा रही है स्थानीय लोगों के द्वारा। और सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम पहुंची। हालांकि उस समय तक स्थानीय लोग जो थे उन लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था। उसके बाद दमकल की टीम पहुंची और दमकल के सहयोग से फिर आग को बुझा लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। एक घर से आग की चिंगारी उठी, उसके बाद आसपास के 4 घर और दुकान आग से जलकर राख हो गया। अब करीब 10 लाख से ऊपर की संपत्ति जली है। जी, जाहिर सी बात है प्रवीण कि जिन लोगों की इस आग में जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ही गंभीर परिस्थिति भी होगी। लेकिन क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? जी, उनके परिजनों से बात हुई और वो लोग काफी परेशान हैं। उनका सारा संपत्ति जलकर राख हो गया है। जो घर था, घर भी जल गया है। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई व्यवस्था है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। जो भी संपत्ति थी सारी जलकर राख हो गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजा मिले, ताकि उनकी जो तात्कालिक जो राहत है वो उनको मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। तो ये खबर आपको पूर्णिया से बता रहे थे, जहां पर आग लगने की वजह से करीब 4 घर उसकी चपेट में आ गए और 10 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और इसी बीच कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। नदी में डूबने से चाचा भतीजा की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। नदी में डूबने से चाचा और भतीजा की मौत हुई है। नहाने के दौरान डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें कि दोनों वहां पर नहाने गए थे। 6 साल के भतीजे को बचाने के लिए चाचा गया था और चाचा भी उसके साथ डूब गया। फलका थाना क्षेत्र के इमली टोला की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर कटिहार से, जहां चाचा भतीजे की डूबने से मौत हो गई। और लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर हैं। लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, जहां कल उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल शाम की है, जब लालू यादव दिल्ली के एम्स से बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो रहे थे। अब लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद से ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की रिहाई पर खुशी जताई है और कहा है कि पार्टी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। राजद प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव आज बेल मिलने के बाद रिहा हो गए हैं और अपने दिल्ली स्थित आवास से पहुंच गए हैं। यह न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए या गठबंधन के साथियों के लिए, बल्कि उन तमाम शुभचिंतकों के लिए, बिहार के लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि लंबे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद श्री लालू प्रसाद
आज एक तरह से रिहा होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं लालू प्रसाद के कस्टडी से बाहर आने के बाद एनडीए के नेताओं का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत मिली है। उम्मीद है कि बीमार लालू प्रसाद जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो चारा घोटाला में बेल मिला है वह एक न्यायिक प्रक्रिया है। आधी सजा पूरी होने पर उनको यह बेल मिला है। वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अब वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर हैं। लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से दिल्ली एम्स में ही इलाज चल रहा था, जहां कल उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये घर की ही तस्वीर है जब वो अपनी बेटी के घर पहुंचे थे। आदरणीय लालू जी का स्वास्थ्य खराब है, वो लगातार डॉक्टर्स की देखरेख में है, डॉक्टर्स के परामर्श में है। अभी यह बहुत खराब समय चल रहा है, संक्रमण का दौर है, बहुत लोग इससे संक्रमित भी हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, वो सकुशल रहें और तंदुरुस्त रहें। और इधर दिल्ली में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट 21 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि कर दी है। तिहाड़ जेल के डीजी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन की मौत हुई। बता दें कि कोरोना संक्रमित शहाबुद्दीन 20 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्युत शवदाह के खराब हो जाने से कोरोना से मौत हुए शवों को जलाने में परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना पीपीई किट के ही शवों को निकाला जा रहा है। एम्बुलेंस से शवों को खींचकर बाहर निकाला जाता है। इतना ही नहीं, शवों को जलाने के लिए डोम राजा 50,000 रुपए की मांग करते हैं। चचरी के लिए 500 रुपए की मांग की जाती है। और तो और एक ही चचरी पर पॉजिटिव शव और निगेटिव शव को ले जाया जाता है। और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद के यादव कॉलेज परिसर में हॉस्टल को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है और इसमें करीब 50 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां दिन रात मरीजों की देखभाल की जाती है। देखें संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित तौर पर इजाफा हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी एहतियातन अपने इंतजामात शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज परिसर स्थित छात्रावास को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बेड की व्यवस्था की जा रही है और बेड लग जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन भी इसके साथ, इन बेडों के साथ, इन बिस्तरों के साथ युक्त किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर लगाए जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो कोविड संक्रमित मरीज होंगे उनका यहाँ पर इलाज किया जा सके। यहाँ पर मौजूद हैं पदाधिकारी हैं जो इंचार्ज हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों को क्या क्या सुविधा दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी आईसीयू बेड लगा रहे हैं 51 बेड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है जी, तो 51 बेड की व्यवस्था है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। उसके अलावा पूरे हमारी टीम है जो 3 शिफ्ट में काम करेगी, 24/7 काम करेगी, जिसमें मेडिकल स्टाफ भी हैं, उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स भी हैं, उसके अलावा और अन्य स्टाफ भी। नवादा सदर प्रखंड के नए भवन में आज कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई। डीएम यशपाल मीना ने इसकी शुरुआत की है, जहां 100 लोगों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें माइल्ड एवं मॉडरेट स्तर के मरीज की इलाज की व्यवस्था है। केंद्र पर 3 डॉक्टरों की टीम अलग अलग शिफ्ट में लोगों का इलाज करेगी। सेंटर में विधायक, समाज सेवियों की ओर से दान दिए गए बेड को लगाया गया है।
इस DCHC में सारी व्यवस्था रहेंगी, बेड की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था रहेंगी, सारी जो पर्याप्त जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो दवाइयाँ वगैरह उनकी पर्याप्त हम लोगों के यहाँ पे व्यवस्था है। और आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों के ज़िला में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग इसको, ये जो सुविधा आज हम लोगों ने जिसका शुरुआत किया है, इसको हम लोग उपयोग करेंगे और मुझे आशा है कि इसका हम लोग भरपूर उपयोग उठाएंगे। जिले में जैसे जैसे कोविड के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन वैसे वैसे उन लोगों के इलाज की व्यवस्था भी करते जा रही है। आज जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने सदर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया, जहां अभी फ़िलहाल 100 बेडों की संख्या यहां लगाई गई है। यहां फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों जगह कुल 100 बेड लगाए गए हैं, जहां कोविड के पॉजिटिव मरीजों की इलाज की जाएगी। और यहां पे जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई हैं फ़िलहाल, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और सेपरेट लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि बेड्स को तैयार कर लिए गए हैं। ये वही बेड्स हैं जो विधायक और समाजसेवियों ने दान दिया था, उन्हीं बेड्स को यहाँ पे तैयार किया गया है। तो इस आपदा की घड़ी में विधायक से लेकर, जनप्रतिनिधि से लेकर, समाजसेवी से लेकर और जिला प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से सभी लोग यहाँ आके लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रही है। तो कुल मिला के हम यह कहें कि नवादा में जो थोड़ी बहुत जो बेड्स की जो कमी थी और इलाज जो लोगों का जो शिकायत थी कि इलाज नहीं हो पा रहा है या परेशानियाँ हो रही है, तो कुछ हद तक इस कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर से उसे पूरा कर लिया जाएगा। ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर के शुरू होने के बाद लोगों की थोड़ी बहुत समस्याएं दूर हो जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए बिहार सरकार को और बेगूसराय जिला प्रशासन को धन्यवाद। साथ ही उन्होंने लोगों से भी मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की। मैं बिहार सरकार को के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि आज बिहार में कुछ जिले होंगे जो ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं। आज बेगूसराय में पेशेंट आ रहे हैं, खगड़िया के, नवगछिया के, समस्तीपुर के, मुंगेर के। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। वहां पर मरीजों का हालचाल जाना, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था देखकर पूर्व सांसद गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि जिस अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है, उसमें जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तरपा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तरपा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तरपा दिया, इंजेक्शन के लिए तरपा दिया। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिपुरारी शरण को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं त्रिपुरारी शरण। अरुण कुमार सिंह के निधन से उनका पद खाली हुआ था। कल अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन हुआ था, जिसके बाद ये नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि अब नए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को बनाया गया है। 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं त्रिपुरारी शरण। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, ये एक नया पदभार त्रिपुरारी शरण को मिला है और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मुख्य सचिव का निधन हो गया था कोरोना की वजह से और पद रिक्त था, ऐसे में बिहार सरकार ने अब त्रिपुरारी शरण को वहां पर उनकी जगह अरुण कुमार सिंह की जगह चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। इसके अलावा कई अन्य IAS अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। अब सुधीर कुमार मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं। इसके अलावा संजीव कुमार सिन्हा जो है वह राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य होंगे। वंदना किन्नी अब श्रम संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव होंगी। कला संस्कृति विभाग का इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। मिहिर कुमार सिंह को तिरहुत का कमिश्नर बनाया गया है, जबकि प्रेम सिंह मीना भागलपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं।
मुंगेर कमिश्नरी का अतिरिक्त प्रभार प्रेम सिंह मीणा को दिया गया है। मनीष कुमार को दरभंगा का कमिश्नर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके अधिसूचना जारी कर दी गई, यानी कुल मिलाकर 7 अफसरों का तबादला हुआ था और कुल मिलाकर जो एक महत्वपूर्ण पद मुख्य सचिव का था, तो त्रिपुरारी शरण एक अच्छे अफसर माने जाते हैं। उनकी जो पोस्टिंग है वो एज ए चीफ सेक्रेटरी बिहार की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे थे, करीब 7 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है और अब नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं त्रिपुरारी शरण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में सभी विश्वविद्यालय आज से बंद कर दिए गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी समेत सभी विश्वविद्यालयों में 1 जून के बजाय आज से ही छुट्टी घोषित कर दी गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में सारी गतिविधियां फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। विश्वविद्यालयों में गर्मी छुट्टी 1 जून से होनी थी, लेकिन जिस तरीके से राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे में राजभवन ने यह फैसला लिया है कि गर्मी छुट्टी 1 मई यानी आज से ही लागू कर दी जाएगी। और फिलहाल इस वक्त हम पटना विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ किस कदर सन्नाटा पसर गया है। दरअसल जिस तरीके से हालात बन गए थे, वैसे में राजभवन द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह गर्मी छुट्टी 1 मई से शुरू होकर अगले 31 मई तक जारी रहेगी। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालय के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है, उसमें पहले यह 1 जून से छुट्टी तय की गई थी, लेकिन इस बीच कोरोना को देखते हुए कुलाधिपति ने यह फैसला लिया है कि जो गर्मी छुट्टी है वो आज से ही जारी हो जाएगा। राजभवन के इस फैसले का स्वागत भी किया गया है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और कॉलेजों के प्राचार्य ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि कोरोना संक्रमण में छात्र छात्राओं के साथ यूनिवर्सिटी के स्टाफ और शिक्षकों को खतरा बन गया था। ऐसे में राजभवन द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल उन्हें कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाएगा, बल्कि जो गर्मी छुट्टी है वो अगर समय से पहले हो गया तो उनकी जो पढ़ाई है उसका भी नुकसान नहीं होगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से बिहार में बढ़ी है, उसकी रोकथाम के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 4 बजे ही दुकानें बंद हो जा रही हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को भी 1 मई से बंद करने का जो फैसला लिया है राजभवन ने, वह वाकई में छात्र छात्राओं के अलावा जो प्रोफेसर है और जो स्टाफ है उनके लिए ये राहत भरी खबर है। तो अगले 1 महीने तक पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालय इसी तरीके से बंद रहेंगे और पठन पाठन से लेकर दूसरी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से स्थगित रहेंगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के डुमरा में राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का लोग पालन करते दिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने डुमरा के गुदरी बाजार को जानकी स्टेडियम में शिफ्ट किया है। स्टेडियम में दुकानदार और ग्राहक की संख्या काफी कम है। लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि शाम 4 बजे बिक्री बंद होने से सब्जियों की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। बता दें कि नए नियमों के हिसाब से 4 बजे दुकानों को बंद करने का आदेश है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय का यह जानकी स्टेडियम मैदान है और आपको हम तस्वीर दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में जो हर दिन गुदरी का बाजार लगता है उसको इस जानकी स्टेडियम मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन निर्धारित किए हैं कि बाजारों में भीड़ अधिक नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। तो इसको लेकर सरकार का जो गाइडलाइन है वो फॉलो हो, उसका पूरी तरीके से पालन हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने इस जानकी स्टेडियम में इस गुदरी बाजार को शिफ्ट कर दिया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, काफी कम तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ है और लोग काफी सचेत है। लोगों ने मास्क भी पहन रखा है और लोगों की लापरवाही काफी हद तक अब कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं इस बाजार में जो सब्जी का बिक्री करने आते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ परेशानी भी है? परेशानी यही है, 4 बजे तक बिक नहीं पा रहा है, इसलिए कम से कम 6 बजे तक था तो ठीक था। क्या मतलब बिक्री बाटा नहीं होता? जी नहीं, अब 4 बजेगा लोग आकर उससे पीटने लगते हैं प्रशासन। जो है निर्धारित किया जाए, इसका 6 बजे तक निर्धारित होना चाहिए कम से कम। तो सब्जी इतना मेहनत करके जाते हैं, 4 बजे तक सरकार ने ये निर्धारित समय किया। 4 बजे तक पब्लिक जो है गर्मी का समय है, 4 बजे ले सब तो अपना घरे में रहते हैं,
4 बजे बाद ये लोग निकलते हैं, तब तक में यहाँ जो है 4 बजे के बाद कहानी खत्म है। तो हम लोग क्या करेंगे इस बीच में? हम लोग को पूरा जितना खेती सब बर्बाद हो रहा हो जाएगा। सब जो हम गरीब हम लोग छोटे मोटे किसान हैं, थोड़ा मोड़ा खेती वगैरह करते हैं, ये सब लाते हैं, ये सब यही बात है सर। तो आपने देखा ये जानकी स्टेडियम में जो सब्जी की बिक्री करने के लिए किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को किसानों की बेहतरी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जो समय निर्धारित किया गया है उसकी समय अवधि को बढ़ा देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो काफी मेहनत से सब्जी का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनकी सब्जी बिक नहीं रही है और उनको घाटा का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर संकट का वक्त है, तो इस दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज युद्ध स्तर पर इस प्रयास में जुटा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने संसाधनों के इस्तेमाल के जरिए भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद जामनगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पूरे काम को देख रहे हैं कि जिससे कि उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कोई परेशानी ना हो। अभी जामनगर में रिलायंस के ऑक्सीजन प्लांट से रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जो पूरे भारत के उत्पादन का 11% है। सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो जामनगर के ऑक्सीजन प्लांट से 15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई निःशुल्क की गई, जिससे कि 15 लाख मरीजों को ऑक्सीजन मिल सका। एक दिन में रिलायंस के ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाला ऑक्सीजन 1 लाख मरीजों की जान बचा रहा है। एक ही जगह जामनगर से पूरे देश के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रिलायंस ने जीरो से शुरू किया, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और देश सेवा की भावना की बदौलत कम समय में ही अब पूरे भारत में जितना ऑक्सीजन उत्पादन होता है उसका 11% रिलायंस अकेले कर रहा है। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।